करीब 200 से ज्यादा जो यूक्रेन में फंसे लोग हैं उनके संपर्क में हैं। फिलहाल दुबई में हैं, दुबई में ही ये यही काम करता है। हालांकि जो हमारे साथ गिरीश जी बने हुए हैं, गिरीश जी खुद बताएंगे अपने बारे में वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद गिरीश जी मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनसे आपकी क्या बातचीत हो रही है। और चूंकि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है, कल से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं वहां यूक्रेन में फंसे छात्रों से, और उनका कहना है कि एम्बेसी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फोन पिक नहीं कर रहा है या फोन जो है वो इंगेज हो रहा है। लेकिन आप वहां हैं और एम्बेसी से आप लगातार संपर्क में हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो छात्र वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके माता पिता यहां भारत में हमारे टेलीविजन के जरिए वो जानना चाहते हैं और आपको देख रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं कि आपकी क्या बात हो रही है एम्बेसी से और वहां के जो छात्र फंसे हुए हैं वहां क्या क्या बातचीत हो रही है, क्या क्या किस किस तरीके का काम आप कर रहे हैं वहां पे। धन्यवाद मुकेश जी। मैं सुदर्शन टीवी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनने का मुझे मौका दिया। और मुझे आपने जैसे बताया कि सर्वोच्च अवार्ड जो मिला है वो एक्चुअली प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है, जो प्रवासियों का एनआरआईज का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वाराणसी में 2019 में दिया था। और दुबई में मैं 14 साल से हूँ। जो बिल्कुल गिरीश जी, आपका नेटवर्क जी 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 4,000 से ज्यादा भारतीयों को मैं यूएई से भारत और अन्य अन्य देशों से भारत भेज चुका हूं। और इसमें भारत के यहाँ के राजदूत और भारत की हमारी वाणिज्य दूतावास का बहुत सहयोग है और यहाँ की लोकल अथॉरिटी का। जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं जिनसे मेरा लगातार संपर्क में हूँ पिछले 3 दिन से, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ स्थिति है उसमें हमारी मिशन, हमारा एम्बेसी और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सहयोग से काम कर रही है। लेकिन बमबारी होने से, नेटवर्क इशू होने से कई बार एम्बेसी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा, कई बार एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस संदर्भ में जो भी भारतीय वहां पे परेशान है, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि उनका लिए मैं एक माध्यम बना हूँ कि मेरी एम्बेसी से जब मेरी बातचीत होती है, मैं उनको जो गाइडलाइंस हमारी मिशन और एम्बेसी के ऑफिसर मुझे बताते हैं, मैं वही गाइडलाइंस उस ग्रुप में सभी भारतीयों को बता देता हूँ कि ऐसा करना है। और जो भी गाइडलाइंस एम्बेसी के द्वारा दी जाती है। दूसरा मैं रेडियो, हमारा रेडियो ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियो मींस रेस्क्यू एवरी डिस्ट्रेस ओवर इंडियन ओवरसीज, जिसका उद्घाटन अभी माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने अभी इंटरनेशनल 18 कंट्री में खोला है हमारे। और हम 3,000 से ज्यादा लोगों से संपर्क में हैं जो स्टूडेंट हैं। और मैं दुबई से संपर्क में हूँ 200 से ज्यादा लोगों से। और हमारे अमेरिका से हमारे प्रेम जी इस संकट में उन लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी जो बस आपने बताई कि भारत पहुंचने वाली है, वो वहां से भेजी गई थी। और उन सभी भारतीयों को मैं सिर्फ यही सलाह दे रहा हूं आपके माध्यम से कि मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, उसमें यही कहा गया है कि आप बिना मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के बाहर नहीं जाइए, क्योंकि बाहर की स्थिति जो है बमबारी हो रही है। तो आप बंकर्स में रहिए और अगर सायरन और हूटर की आवाज आती है तो बंकर्स में रहे, छुप के रहे और जहां पे भी हैं सुरक्षित रहे। मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरा है यहाँ पे, क्योंकि कल से लगातार जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम अपने प्रोग्राम में भी उनको जोड़ रहे हैं। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कल कुछ छात्र बता रहे थे कि एम्बेसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और गाइडलाइन भी उनके पास देर से आ रही है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो बात करें तो क्या कहाँ करें, और हमारे जरिए वो बात करना चाहते हैं। आपने भी कहा कि वहां चूंकि स्थिति युद्ध की है तो वहां पर संपर्क नहीं हो पाता नेटवर्क के कारण, या कभी फोन नहीं लगता है एम्बेसी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन के किसी अधिकारी के संपर्क में आप हैं? मान लीजिए ऑफिस के लैंडलाइन या जो संपर्क नंबर दिया हुआ है यूक्रेन के लिए जो छात्र संपर्क करेंगे वो नंबर नहीं लगता है, तो क्या आपसे संपर्क करके वहां पर संपर्क साधा जा सकता है या आपसे संपर्क करके वहां पर संदेश पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है, मैं वही एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, क्योंकि एम्बेसी अपने काम में इतनी मशरूम है। आपको पता है कि जब एक रणनीति के तहत जब इवैक्यूएशन निकाला जाता है, जब इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है, तो भारत सरकार ने पहले भी इस तरह के ऑपरेशन किए हैं। उसमें एक रणनीति तय की जाती है और उस रणनीति के तहत क्या करना है क्या नहीं करना वो पहले नहीं बताया जाता। ये पूरा रूपरेखा पहले तैयार की जाती है, उसके बाद जो भी भारतीय कहीं पे फंसे हैं उनको उसके अंतर्गत वहां से निकाला जाता है। आपकी बात सही है कि वहां पे नेटवर्क नहीं मिल पा रहा या लोगों का संपर्क नहीं हो रहा, ड्यू टू यू कैन से दैट कि वहां पे जो नेटवर्क इशू है या बमबारी हो रही है, कहीं तार टूट गए हैं
और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पे फंसे हैं, तो उनका संपर्क भी एकदम से हर आदमी से वो बात भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हर एम्बेसी का हर ऑफिसर हर एक से बात नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे जैसे जो सोशल वर्कर है, हमारी तरफ के जो लोग हैं, अगर वो सही गाइडलाइंस एम्बेसी के मुताबिक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जरिया बने वो एम्बेसी का ही एक तरह से, जैसे मोदी जी और भारत सरकार कहती है कि प्रवासी जितने बाहर रहते हैं वो सब एक एम्बेसडर हैं, तो हम सब एक एम्बेसडर की भांति उन भारतीयों को अपने दूतावास से और उन तमाम सरकारी तंत्र से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी बात हम वहां तक पहुंचा सके और उनकी बात हम उन लोगों भारतीयों तक पहुंचा सके जहां पे उनका संपर्क नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल सही है, मेरा नंबर उन सबके पास है, 200-250 लोगों से मैं संपर्क में हूँ। और हमारी दूसरी टीम, रेडियो की दूसरी टीम अलग अलग क्षेत्रों से, पोलैंड में हमारे राव साहब हैं और अमेरिका में प्रेम जी हैं, दिल्ली में हमारे धनेश्वर मोले सर, दिल्ली में जो ह्यूमन राइट्स के भी मेंबर हैं और एक्स पासपोर्ट मैन हैं, गिरीश जी, गिरीश जी, कल जब मेरी बात हो रही थी छात्रों से, तो उसमें एक विशाखा नाम की लड़की जुड़ी हुई थी। उसकी चिंता ये थी कि यूक्रेन के दूसरे कोने में, चूंकि ये तो है जो भारत से यूक्रेन के छात्रों से संपर्क साधा जा रहा है, आप भी साध रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, भारत सरकार भी है वो साध रही है और डायरेक्ट कर रही है, लेकिन यूक्रेन के भीतर जो छात्र है वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या है कि बहन कहीं रह रही है, भाई कहीं और रह रहा है, किसी का दोस्त किसी दूसरे इलाके में, तो वो आपस में किस तरीके से बात करें, क्योंकि सबको एक दूसरे की खैरियत जानने की चिंता हो रही कि वो सही से है या नहीं है। तो क्या आप लोग उस तरीके की सुविधा कुछ कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक दूसरे की खबर भी एक्सचेंज हो आपस में, ताकि उनकी चिंता दूर हो सके? क्योंकि एक ही दिन में सारे बच्चों को तो लाया नहीं जा सकता। आज पहला 219 छात्रों को लेकर के विमान आए, लेकिन 20,000 छात्र है तो 2-4 दिन तो लगेंगे। तो इस बीच में आपसी कोई बातचीत का जरिया आपने डेवलप किया है? जी बिल्कुल सही बात है। 20,000 छात्र तो है, 20,000 छात्रों में कुछ भारतीय हैं जो होटल में काम करते हैं, कुछ शेफ हैं, भारत के हर राज्य से हैं, उत्तराखंड से हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी के और अन्य क्षेत्रों से और साउथ के एरिया से। तो मैंने एक यही पहल, जब मुझे मेरे पे संपर्क में आए, तो मैंने सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें उन्हीं के 4 लोगों को एडमिन बनाया और उनके साथ संपर्क में रह के मैंने सभी को वो लिंक भेजा, जो भी जिस व्यक्ति या भारतीय को जानते, चाहे किसी होटल में शेफ है, चाहे होटल का ओनर है, उन सबको लिंक भेज के सभी को एकजुट करने की कोशिश करी। इसीलिए आज 200 से 250 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जिनको बॉर्डर क्रॉस करना है, जो 3 दिन पहले, जब बमबारी शुरू होने से पहले जो निकले थे, आज 3 दिन में पहुंचे हैं बॉर्डर पे। तो उन सबको भी जोड़ा हुआ है, सब लोग उस ग्रुप में हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी भारतीय वहां पे हैं, मैं अभी एम्बेसी से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बोला है कि अगर बमबारी हो रही तो बंकर में रहें, ना रोड पे निकले, ना गाड़ी लेके और ना किसी ट्रेन में। जो लोग निकल चुके हैं, जो लोग रास्ते में हैं, कृपया अपने आप को वहीं पर रोक के रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कल को कुछ भगवान ने करे कोई हादसा होगा तो हम ये नहीं चाहते किसी सरकार, किसी व्यक्ति, किसी एम्बेसी में बात है, उनकी खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और हमारी मिशन और एम्बेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी करी है, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से उन तमाम भारतीयों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उसको फॉलो करी जाए। और जो बात आपने करी है कि अलग अलग लोगों में जगह में है, ठीक है कि उन कई ऐसे लोग हैं जहां बंकर में खाना नहीं पहुंच पा रहा है और जिसके पास खाना है वो बाहर जाके दे नहीं सकते हैं, तो उसमें एम्बेसी के कुछ लोग, हमारे मिशन के लोगों ने खाना पहुंचाया है और पूरी तरह से संपर्क में है। हाँ, ये बात जरूर है कि समस्या जटिल है, हर व्यक्ति तक बात नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम, मैं एक जरिया बना हूं कि मैं इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ सकूं और इन सबको बात करा सकूं। और मैंने ये भी बोला है, मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम ये भी उन सबसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा वीडियो परिवार को ना दिखाएं वहां का जो स्थिति है, बट अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप धैर्य रखेंगे, आप हिम्मत रखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे तो परिवार को भी सांत्वना मिलेगी। और आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, आपके साथ, आपके जो साथ में लोग हैं वो परिवार की तरह है, आपस में एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को मोटिवेट करें। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए ये ग्रुप बनाया है ताकि सभी लोग एक दूसरे जुड़े रहेंगे, सबको एक साथ सूचना मिल सके, रेदर देन वी नीड टू सेंड somebody सेपरेटली टू व्हाट्सएप और मैसेजेस हम सबको भेजें, तो एक ही जगह जाए सब जगह और पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिले।
गिरीश जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जो बच्चों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या यूक्रेन के अथॉरिटी सरकार में, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति खुद बंकर में है, क्या यूक्रेन के किसी अथॉरिटी से बात हो रही है आपकी? क्योंकि उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, चूंकि यूक्रेन में है वो, और युद्ध जैसी स्थिति है, तो जो चिंता है भारत सरकार उसको लाने का इंतजाम तो कर रही है, लेकिन जब तक वो वहां पे हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा किनका है? देखिए, उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसा कल कहा है, उनकी पुतिन से भी बात हुई है और लोकल अथॉरिटी से वहां बात कर रहे हैं, और उन्हें बोला है कि पूरे भारत अपने खर्चे पे सभी भारतीयों को वहां से निकालेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी किसी लोकल वहां के ऑफिसर से बात नहीं हो, लेकिन एम्बेसी के मिशन के लोगों से बातचीत, रेगुलर टच में हूँ 3 दिन से, लेकिन यूक्रेन के किसी लोकल ऑफिसर से या किसी से बातचीत नहीं, क्योंकि वो खुद अभी स्थिति में नहीं है वो किसी से बात करें, क्योंकि वहां की स्थिति वही अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो भी लोग जिन लोगों ने मुझे वीडियो भेजा है, बताया है, मैंने उनको यही बोला है कि आप सुरक्षित रहें वहां पे। दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट है, आपको पता है इससे पहले भी हमने भारत में जो पहले यमन में या कुवैत में जिस तरह के पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हुए हैं और सभी तमाम भारतीयों को निकाला गया वहां से, तो मैं जानता हूँ मेरी भारत सरकार हमारे बिल्कुल, ये जो वीडियो गिरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ लगातार हमारे पास वहाँ जो छात्र फंसे हुए हैं वो अपना वीडियो बना करके भेज रहे हैं। वो वीडियो हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर जो है ये कीव की जो राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ की तस्वीर है। और ये जो है भारतीय छात्र है वहाँ पर जो बंकर में इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम किया गया है वो है, और ये हमले की तस्वीर है। ये ब्लास्ट की तस्वीर है। मिसाइल हमले के बाद जो सैन्य ठिकाने पे हमले किए गए थे, उसके बाद जो क्षति वहां पर पहुंची है, उस क्षति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। जो मोबाइल से वहां पर जो हमारे छात्र और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वहां पे, उन लोगों ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बना करके भेजा है, और ये लगातार हमारे पास ये वीडियोज आ रहे हैं। कल भी हमने आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाए थे, और आज भी हमारे पास ये मिसाइल हमले का है, जो कि अपार्टमेंट में, जो कि अभी एक क्लोज कैमरा तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, और ये उसका लॉन्ग शॉट है जहां हमला होते हुए दिखाया गया। सीधा अटैक है यूक्रेन पे, और ये जो तस्वीर है ये हमले के बाद की स्थिति है। जो पैदल सेना है वो वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच रही है, और सामने जो देख रहे हैं आप वो कीव का मार्केट है। वहां पर उसके पीछे मिसाइल से हमला हुआ है। ये आग लगी हुई है जो मिसाइल हमले के बाद की स्थिति है, और ये रोड और परिवहन की व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो गई इस हमले के बाद से। और ये जो टैंक है वो नागरिक के एक कार पे किस तरीके से नियंत्रण खो दिया टैंक ने, और वो एक कार पे, हालांकि कार में बैठा हुआ जो बुजुर्ग थे वो बाल बच गए, उनकी मौत नहीं हुई है। और ये नागरिक अपार्टमेंट पे ये हमला हुआ है। हम लगातार बने हुए हैं और वहां पर यूक्रेन में हमारे जो लोग हैं, जैसे हम लगातार संपर्क में हैं।